वेलकम दोस्तों, 100 क्लासेस बाय आरके में स्वागत है आपका। मैं सुजीत मिश्रा। आज हम इतिहास के चैप्टर नंबर 2 को पढ़ने जा रहे हैं। इसको बहुत ही सरलतापूर्वक समझेंगे। समझने के बाद उसको जो भी एग्जाम्पल दिए हैं उनको पढ़ेंगे। उनको समझने के बाद चीज़ों को समझेंगे कि क्या चैप्टर में था और क्या क्या हमें पढ़ना चाहिए और क्या इतिहास में हमें जो सीखने को मिला, क्या इतिहास है, क्या इतिहास के दौरान घटनाएँ हुई। हमारे बड़े बड़े शासक थे, सम्राट अशोक थे, चंद्रगुप्त मौर्य थे, इनके बारे में पढ़ेंगे, जो कि बहुत ही कहा जाए तो विद्वान सम्राट थे। बहुत ही यहाँ तक कि एक घटना के बारे में आपको हम बताते हैं कि मौर्य काल के दौरान, मौर्य काल में अगर हम उनकी शक्ति की बात करें कि वो शक्तिशाली कैसे था इतना, तो मौर्य काल में सेना की बात किया जाए तो 6 लाख पैदल चलने वाले सैनिक थे। सोचिए, उस समय 6 लाख पैदल सैनिक थे और हाथियों की संख्या 6000 हाथी थे और 30,000 घुड़सवार। आप शक्ति का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किसी शासन की व्यवस्था कितनी गहरी हो सकती है जहाँ पे इतने सारी चीज़ें उपलब्ध हों। और एक शासन ऐसा भी था जहाँ आप सोचने मजबूर हो जाएं, हैर्यक वंश में एक शासक था बिम्बिसार के बाद उसका पुत्र हुआ अजातशत्रु। तो जो अजातशत्रु था उसको पृथ्वहंता था। जो हैर्यक वंश था, एक तरह से उसको हम पृथ्वहंता वंश कहते हैं। पृथ्वहत्या यानी कि पिता की हत्या। तो जो अजातशत्रु था उसने अपने पिता की हत्या कर दी, बिम्बिसार की। अब देखिए संयोग, देखिए बिम्बिसार की हत्या कर दिया। अब बिम्बिसार जो है, अजातशत्रु ने बिम्बिसार की हत्या कर दी। अब अजातशत्रु की हत्या किसने कर दी? उसके पुत्र उदयन ने। मतलब समझ रहे, कर्मों का फल कहीं ना कहीं मिलना है। तो चलिए आज हम उसको समझते हैं और अच्छे से, और रुचि भी मिलेगी आपको। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। तो पहला चैप्टर है इसमें राजा, किसान और नगर। चलिए हम शुरू करते हैं इसको बहुत ही सरलतापूर्वक, राजा, किसान और नगर से। तो राजा, किसान और नगर, देखिए हड़प्पा सभ्यता लगभग 500 वर्षों तक भारत के अलग अलग क्षेत्रों में कई महत्वपूर्ण परिवर्तन लाए, जिसमें मुख्य चीज़ें हैं। ऋग्वेद की रचना इसी दौरान हुई। किसकी रचना हुई? ऋग्वेद की। कृषि का विकास हुआ। ऋग्वेद में सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों के किनारे वाले लोगों ने ऋग्वेद की रचना की। इसके बाद कृषि का विकास हुआ। उत्तर भारत, दक्कन पठार और कर्नाटक किसानों की बस्तियां बसने लगी और लोग खेती करने लगे। कृषि का उत्पादन हुआ। पशुपालन भी चालू हो गया। दक्कन और दक्षिण भारत में पशुपालक समुदाय के प्रमाण मिले हैं। महापाषाण संस्कृति, मध्य और दक्षिण भारत में मृतकों को दफनाने के लिए बड़े बड़े पत्थरों का उपयोग किया जाता था। कब्रों में लोहों के औजार और हथियार भी रखे जाते थे। कब्र में लोहे और औजार के हथियार रखे जाते थे जब लोगों को दफनाया जाता था। तो एक यहाँ पे ये मध्य प्रदेश का है, सांची का। ये लगभग 2वीं शताब्दी ईसा पूर्व का एक शिलालेख मिला था, उसका है फोटो, उसको आप देख लीजिएगा। इसके आगे हम समझते हैं नेक्स्ट स्लाइड में लोहे का उपयोग। लोगों ने लोहों को जो है औजार और हथियार बनाने के लिए, जिससे खेती और काम आसान किया जा सके। औजार बनाने के लिए, शिकार करने के लिए, खाने के लिए, कहीं ना कहीं वो भी एक तरह से उपयोगिता का साधन था। राज्यों का उदय लगभग 600 ईसा पूर्व से छोटे बड़े राज्यों, साम्राज्य और गणराज्य विकसित होने लगे। नगरों का विकास, कृषि उत्पादन बढ़ने के कारण व्यापार बढ़ा और नगर बसे। इतिहास के स्रोत, इतिहासकारों के परिवर्तन को समझने के लिए ग्रंथ, सिक्के, चित्र और पुरातात्विक साक्ष्यों का अध्ययन करते हैं। लगभग 600 ईसा पूर्व के आसपास भारत में कृषि, पशुपालन, लोहे के उपयोग, नए नगर बसाने लगे तथा राज्यों के विकास, समाज, अर्थव्यवस्था में बड़े परिवर्तन हुए। अब नेक्स्ट स्लाइड में समझते हैं हम। जेम्स प्रिसेप और प्रियदर्शी सरल सार, अभिलेखाशास्त्र, एपिग्राफी। देखिए अभिलेख होते क्या हैं, हम ये समझते हैं कि अभिलेख क्या होते हैं। एपिग्राफी, अभिलेख जिनकी खोज होती है किसी लेखक द्वारा, किसी इतिहासकार द्वारा, जो खोजें की जाती हैं, खुदाई के दौरान पाई गई या किसी किले में पाई गई, तो जो लेख वहाँ पे मिलता है किसी शासक द्वारा, जो चाहे तांबे के औजारों में या कहीं भी, एक जो उन्होंने भाषा लिखी है, कुछ भी लिखा हो, कोई भाषा लिखी गई है, वो होता है लेख। उसी के अंतर्गत अभिलेख।
तो अभिलेख जो है शिलालेखों के अध्ययन को अभिलेखा शास्त्र कहा जाता है। जेम्स प्रिसेप विदेशी लेखक थे। इनका योगदान क्या था? 1830 के दशक में ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी जेम्स प्रिसेप ने ब्राह्मी लिपि थी, ब्राह्मी और खरोष्टी लिपियों को पढ़ने में सफलता प्राप्त की। देखिए अशोक जो है, सम्राट अशोक जो है मौर्य साम्राज्य का शासक, उसको सर्वप्रथम जो पढ़ने का कार्य किया था वो जेम्स प्रिसेप ने 1837 में किया था। वो जो है सबसे ज़्यादा बार जो वर्णन मिला था लिपि में अशोक के बारे में ही मिला था। और किसने पढ़ा था? जेम्स प्रिसेप। कहाँ का था? ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी आए थे। इन लिपियों का उपयोग प्राचीन अभिलेखों और सिक्कों पर किया जाता था। प्रियदर्शी की पहचान। प्रिंसेप ने देखा कि कई अभिलेखों के सिक्कों पर प्रियदर्शी सुंदर मुख वाला राजा यानी अशोक लिखा हुआ था। सीधा सीधा सुंदर मुख वाला राजा यानी अशोक लिखा मिला था। अशोक का महत्व बौद्ध ग्रंथों से पता चलता है कि अशोक जो है भारत के सबसे प्रसिद्ध शासकों में एक था। इससे इतिहास का और मौर्य काल को समझने में मदद मिलती है। इतिहास से मौर्य काल को समझने में अशोक के द्वारा ही मिलती है। इतिहास लेखन नई दिशा। भारतीय और यूरोपीय विद्वानों ने अभिलेखों और ग्रंथों के आधार पर प्राचीन राजवंशों की वंशावली और राजनीतिक इतिहास का पुनर्निर्माण किया। 20वीं शताब्दी की शुरुआत तक प्राचीन भारत के राजनीतिक इतिहास की एक स्पष्ट रूपरेखा तैयार हो गई। जेम्स प्रिसेप ने ब्राह्मी और खरोष्टी लिपियों को पढ़कर अशोक के अभिलेखों की पहचान की थी। कौन किया था? जेम्स प्रिसेप ने। किसके अभिलेखों की? अशोक के अभिलेखों की। नेक्स्ट है आपका मगध साम्राज्य। अब इसको हम देखिए, मगध साम्राज्य को थोड़ा सरलता पूर्वक समझ लेते हैं। कौन सा साम्राज्य? मगध साम्राज्य। मगध साम्राज्य से पहले हम समझते हैं जनपद। जनपद 16 जनपद हुए। 16 जनपद में सबसे शक्तिशाली जनपद कौन सा था? 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली जनपद जो था मगध साम्राज्य था। अच्छा, ये शक्तिशाली क्यों था? देखिए, मगध साम्राज्य की स्थापना जो है बिंबिसार ने किया था। किसने किया था? बिंबिसार ने। ये हर्यक वंश से था। किस वंश से था? हर्यक। बिंबिसार जो है मगध साम्राज्य की स्थापना किया था और इसकी राजधानी क्या बनाया था? राजगृह। राजगृह का अर्थ होता है राजाओं का घर। और इसको बाद में बदल करके राजगीर कर दिया गया। क्या कर दिया गया? राजगीर। और सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि मगध साम्राज्य शक्तिशाली क्यों था इतना, इसको समझते हैं। मगध साम्राज्य चारों ओर से नदियों से घिरा हुआ था। 3 तरफ से नदी थी और एक तरफ से पहाड़ था। इस तरह से मगध साम्राज्य बहुत शक्तिशाली था और पैसा भी उसके पास था, इसलिए कि उसका ट्रांसपोर्ट का जो साधन था, व्यवसाय की जो सुविधाएं थी, वो या कि आप कह सकते हैं कि नाव के द्वारा, पानी के द्वारा उपयोग होता था। इसलिए उसका जो है अर्थव्यवस्था उसकी अच्छी थी। बिंबिसार के बाद मगध साम्राज्य का शासक कौन हुआ? अजातशत्रु। अभी हमने पढ़ा था कि पृथुहंता वंश कौन सा है, तो पृथुहंता वंश जो है हर्यक वंश का था, जिसमें बिंबिसार था। बिंबिसार का जो बेटा था अजातशत्रु, ये पिता की हत्या करता है। किसकी हत्या करता है? पिता की। पिता यानी बिंबिसार। ये पिता की हत्या करके और ये मगध साम्राज्य पे कब्जा कर लेता है। इसके बाद अच्छा, अजातशत्रु जो है ये एक और बज्जी है महाजनपद। ये बज्जी महाजनपद को भी जीत लेता है। कौन? अजातशत्रु। और फिर अजातशत्रु का बेटा होता है उदयन। कौन होता है? उदयन। देखिए, उदयन पहले हुआ बिंबिसार
बिंबिसार का बेटा हुआ अजातशत्रु। अजातशत्रु अपने पिता की हत्या करके शासक बना, तो ये राजगीर ही राजधानी थी। फिर होता है अजातशत्रु का बेटा उदयन। उदयन जो है, पहले तो राजधानी थी राजगृह राजगीर। उदयन जब आता है शासन में तो अपनी राजधानी चेंज करके कर देता है पाटलिपुत्र। क्या कर देता है? राजगीर से पाटलिपुत्र। और एक तरह से हम समझें तो पाटलिपुत्र की स्थापना, पाटलिपुत्र की स्थापना कौन किया था? तो उदयन। एक क्वेश्चन में पूछा जाता है कि पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की थी? तो पाटलिपुत्र की स्थापना अजातशत्रु के बेटे उदयन ने की थी, जो कि अजातशत्रु के बाद शासक बना था पिता की हत्या करने के बाद। ये था मगध साम्राज्य। अब इसको हम थोड़ा विस्तार से समझ लेते हैं। मगध जो था भारत का सबसे शक्तिशाली महाजनपद था। अजातशत्रु और महापद्मनंद बिंबिसार जैसे योग्य शासक बिहार के क्षेत्र में स्थित था। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व के बीच में मगध ने अत्यधिक शक्ति प्राप्त की और आगे चलकर मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। मगध के सबसे शक्तिशाली बनने के कारण उपजाऊ भूमि, वहाँ की भूमि बहु उपजाऊ थी। मगध की भूमि बहुत उपजाऊ थी। यह कृषि उत्पादन अधिक होता था, जिससे राज्य को पर्याप्त आय मिलती थी। लोहे की उपलब्धता, पास के क्षेत्र वर्तमान झारखंड में लोहे की खदानें थी। लोहे से अच्छे औजार हथियार बनाए जाते थे। हाथियों की उपलब्धता, आसपास के जंगलों से हाथी मिलते थे जो कि युद्ध में बहुत उपयोगी होते थे। नदी मार्ग, गंगा और उसकी सहायक नदियों के कारण यातायात व्यापार बहुत आसान हुआ। राजगीर पाटलिपुत्र पटना ये राजधानी थी मगध की। मगध 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली राज्य था। इसकी शक्ति का प्रमुख कारण था भूमि, लोहे की उपज और शासक। बिंबिसार, अजातशत्रु और महापद्मनंद ये जो शक्तिशाली राजा थे। नेक्स्ट हम समझते हैं मौर्य साम्राज्य के बारे में। इसको भी हम नई स्लाइड में समझते हैं मौर्य साम्राज्य के बारे में। मौर्य साम्राज्य, इसकी स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। किसने किया था? मौर्य समाज की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। बाद में इसका विकास जो है, मौर्य समाज का विकास सम्राट अशोक के द्वारा किया गया। धम्म का प्रचार करके मौर्य मगध साम्राज्य का उदय हुआ। मगध के शक्तिशाली बनने के बाद मौर्य साम्राज्य का उदय हुआ। इसके संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे। लगभग 300 ईसा पूर्व में उन्होंने एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की। उनका साम्राज्य अफगानिस्तान और बलोचिस्तान तक फैला। सम्राट अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य के पौत्र थे अशोक। उसने कलिंग, वर्तमान में उड़ीसा पर विजय प्राप्त की। अशोक को प्राचीन भारत का सबसे प्रसिद्ध शासक माना जाता है। अशोक का धम्म, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अशोक का धम्म, अशोक का धम्म यानी अशोक की जो नीतियाँ थी, अशोक की नीतियाँ, अशोक ने बौद्ध धर्म का बहुत प्रचार किया। अशोक ने बौद्ध धर्म के लिए अपने बेटे और बेटी को श्रीलंका भी भेजा था। ये आगे चल के हम अच्छे से पढ़ेंगे इसको। अशोक का धम्म समझ लेते हैं, उसकी नीतियाँ क्या थी, आदर्शवाद क्या थे। तो अशोक ने अपने संदेश पत्थरों और स्तंभों में खुदवाए। उनके धम्म नैतिक नियम के मुख्य सिद्धांत हैं बड़ों का सम्मान करना, साधु संतों ब्राह्मणों का आदर करना, सेवकों और दासों के साथ अच्छा व्यवहार करना, सभी धर्मों का सम्मान करना, दया और सहिष्णुता रखना। ये अशोक के धम्म में थे। अच्छा, मौर्य साम्राज्य के बारे में स्रोत कहाँ से मिलते हैं हम भाई? कहीं ना कहीं देखिए, कोई भी शासन या कोई भी शासक है, कोई भी साम्राज्य है, तो कहीं ना कहीं कोई स्रोत हैं, कोई खोज हुई है कहीं न किसी ने स्रोत से, तभी तो साम्राज्य खड़ा हुआ, तभी तो शासन हुआ। तो इसकी खोज जो है, हमको जानकारी कहाँ से मिलती है इसके बारे में? तो पुरातात्विक अवशेषों से हमें मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी मिलती है। मूर्तियों और कला से, मेगास्थनीज के विवरण से, मेगास्थनीज एक लेखक था, उससे
अर्थशास्त्र से, जैन और बौद्ध पुराण ग्रंथ से। जैन जो है एक धर्म है, बौद्ध एक धर्म है, उसके द्वारा इसको भी अच्छे से हम पढ़ेंगे बहुत ही अच्छे से। अशोक के शिलालेख और स्तंभ से। मौर्य साम्राज्य का प्रशासन जो था, मौर्य साम्राज्य के प्रशासन में 5 जो थे केंद्र थे, सेंटर थे, जैसे हमारे यहाँ राजधानियाँ होती हैं वैसे ही। पाटलिपुत्र थी जो कि राजधानी थी, तक्षशिला था, उज्जैनी थी, तोसली थी, उज्जैन यानी कि उज्जैन, सुवर्णगिरी थी। इन केंद्रों पर पूरा शासन जो है सम्राट अशोक का चलता था, इन्हीं केंद्रों के द्वारा। देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की, लेकिन वास्तव में जो मौर्य साम्राज्य का विकास हुआ वो सम्राट अशोक ने किया धम्म के द्वारा, अपनी नीतियों के द्वारा, एक संगठित शासन प्रशासन के द्वारा। नेक्स्ट है आपका मौर्य साम्राज्य से आगे हम समझते हैं। अच्छा, एक घटना है जिसको हम बता दें आपको, अच्छी लगेगी। देखिए, जो शासक था, जो भी साम्राज्य था हमारा, पिछले शासक थे, जो भी राजा हुए, तो कुछ बहुत ही, या कि कहिए कि उस समय की कुछ वातावरण कुछ और रहा हो, घटना परिघटना कुछ और रहा हो, बट कुछ राजा ऐसे हुए जिन्होंने स्वयं को ही देवता मान लिया। क्या मान लिया? देवता। कुछ शासक ने सिक्के भी जारी करवा दिए। किसके सिक्के? स्वयं के सिक्के। उन्होंने व्यक्तिगत रूप से अपने को देवता मान लिया। एक ही काल में, कुषाण काल में कनिष्क राजा हुआ, तो कनिष्क ने क्या करवाया कि सिक्के जो है जारी करवाए, तो सिक्के का जो सामने का भाग है, सिक्का जो है सामने के भाग में अपनी फोटो लगवा दिया, अब पीछे जो है भगवान देवता की फोटो लगवा दिया। एक बार इसको हम आपको दिखाते हैं कि कैसे उस शासन में किया गया था। ये देखिए, ये जो सिक्के हैं, कुषाण शासक कनिष्क की फोटो है, बगल में देवता की फोटो है। तो जो राजा थे वो दैवीय राजा माने लगे, कुछ राजा तो अपने नाम के आगे देवता लिखने लगे। ऐसे ऐसे शासक थे। चलिए उसको हम छोड़ते हैं, हम चलते हैं अपने चैप्टर की ओर कि हमें जो है आगे क्या पढ़ना है। आगे हमें देखना है राजधर्म के नवीन सिद्धांत। राजधर्म के नवीन सिद्धांत क्या थे? दक्षिण भारत के राजा और सरदार। सरदार एक तरह से शक्तिशाली व्यक्ति होता था, उसके बारे में समझते हैं। दक्कन और दक्षिण भारत तमिल कम में चोल, चेर और पांड जैसे शक्तिशाली राज्यों का विकास हुआ। अब सरदार कौन होते थे? सरदार एक शक्तिशाली व्यक्ति होता था, उसका पद वंशानुगत होता था। अब देखिए, वंशानुगत यानी पिता, फिर बेटा, फिर उसका बेटा, एक तरह से वो क्रम जो चला है, इस तरह से सरदार हुआ करते थे। वह युद्ध में नेतृत्व करता था, लोगों के विवाद सुलझाता था, लोगों से उपहार भेंट प्राप्त करता था, वो अपने समर्थकों में बांटता था। सरदारों के पास सामान्यतः स्थायी अधिकारी नहीं होते थे, यानी कि उनकी कोई सेना नहीं होती थी, कोई अधिकारी नहीं होते थे। आय के स्रोत क्या होती थी? इनकम, व्यापार से आय प्राप्त होती थी, लोगों के उपहार और भेंट देते थे, लंबी दूरी के व्यापार से भी धन मिलता था। सातवाहन और शक शासक, जो अगले शासक हुए, सातवाहन शासक हुए। सातवाहन डायनेस्टी मध्य और पश्चिम भारत में शासन किया। शाक जो रूलर थे, उत्तर पश्चिम और पश्चिम भारत में शासन किया। सत्ता मिलने के बाद उन्होंने अपने सामाजिक और राजनीतिक महत्व को बढ़ाने का प्रयास किया। ये थे सातवाहन वंश। उसके आगे हम समझते हैं दैवीय राजा। जो हम बात कर रहे थे आपसे कि दैवीय राजा जो होते थे वो अपने आप को देवता मानते थे। तो दैवीय राजा में राजाओं ने अपनी शक्ति और प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए स्वयं को देवताओं से ज़्यादा बना लिया। मतलब उन्होंने अपने आप को क्या साबित कर दिया कि मैं ही भगवान। समझ रहे हैं? उन्होंने अपने सिक्के जारी करवाए, नगरों में, राज्यों में फतेह जारी करवाए कि जो राजा है वो भगवान का ही पद होता है। उन्होंने इस चीज़ को साबित करने के लिए सिक्के भी जारी करवा दिए। कुषाण शासक, कनिष्क का जो काल हुआ, कुषाण शासकों ने स्वयं को देवताओं के समान माना। जो अभी आपने अपने आप को समझाया कि कुषाण शासकों ने स्वयं को देवताओं के समान दिखाने का प्रयास किया। कई कुषाण शासकों ने नाम के आगे अपने देवपुत्र यानी कि देवता का पुत्र क्या मानने लगे? देवपुत्र यानी देवता का पुत्र तक मानने लगे कुषाण शासक। और उपाधि भी लगाई। सिक्कों और मूर्तियों में उन्होंने विशेष और दिव्य रूप में दिखाया गुप्त साम्राज्य और सामंत व्यवस्था।
देखिए 4वीं शताब्दी ईस्वी में गुप्त साम्राज्य का उदय हुआ। कब हुआ? 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में गुप्त साम्राज्य। गुप्त शासक सामान्यतः स्थानीय शासकों पर निर्भर रहते थे। जो गुप्त शासन था वो उनका जो जीविकोपार्जन था, जो उनकी राजधानी, सारी चीज़ों व्यवस्था थी, वो जो आसपास के शासक थे स्थानीय शासकों पे वो निर्भर रहते थे। कौन? गुप्त काल के शासक। सामंत भूमि और स्थानीय संसाधनों पर नियंत्रण रखते थे, बड़े शासक की सहायता करते थे, बदले में संरक्षण, यानी कि एक तरह से वो शुरू में हेल्प का काम किए और उसके बदले उस संरक्षण प्राप्त करते थे, रहने की व्यवस्था ढूंढते थे, एक तरह से शेल्टर की भूमिका कह सकते हैं आप। प्रशस्तियाँ, देखिए प्रशस्तियाँ जो है वो लेखक के बारे में वर्णन होता है। अब प्रशस्तियों से एक चीज़ मुझे ध्यान आता है, एक घटना जो है गुप्त काल में, गुप्त काल का सबसे प्रतापी राजा, सबसे शक्तिशाली राजा हुआ समुद्रगुप्त। उसका लेखक कौन हुआ? हरिसेन। कौन हुआ? हरिसेन। उसने जो है समुद्रगुप्त की रचना की, उसके बारे में लिखा, तो उसने समुद्रगुप्त को देवता बना दिया। उसने अपने बुक में लिखा कि समुद्रगुप्त इंसान राजा नहीं देवता था। कौन था? देवता था। प्रशस्तियाँ क्या होती हैं? कवियों द्वारा राजाओं की प्रशंसा है, उनके द्वारा लेखों को, भाई राजाओं के द्वारा कोई न कोई तो लेख लिखेगा, कोई लेखक होगा या कि जो भी उनके शासन प्रशासन में रहेंगे, तो उनको क्या कहते हैं? प्रशस्तियाँ। इनका उद्देश्य राजा के महानताओं का वर्णन, भाई राजा के हम महानता करेंगे, चर्चा करेंगे, बड़ी बात करेंगे, तभी तो हमको कीमत देगा, तभी तो सोने हीरा चांदी देगा, तभी तो हमें वैल्यू करेगा, हमारा प्रमोशन करेगा। इन सारी चीज़ जो है उसके लेखक करते थे। ये कहाँ पे वर्णन होता था? प्रशस्ति में। इतिहासकार इनसे जानकारी तो प्राप्त करते थे, लेकिन पूरी तरह तथ्यात्मक नहीं मानते थे। जो हिस्टोरियन थे वो इस चीज़ को नहीं मानते थे कि जो लेखक राजा के शासनकाल में कवि है वो सही लिखा होगा। इसका वर्णन कई जगह मिलता है। एक कुषाण सिक्का, जिस सिक्के की शुरू में आपसे बात किया कि कुषाण शासक कनिष्क ने अपनी फ़ोटो जो है सिक्के के फ्रंट में लगवा दिया और पीछे देवता की फ़ोटो लगवा दिया, यानी समझ रहे हैं कि वो देवता ही मान रहा है अपने को एक तरह से। अग्रभाग में कनिष्क राजा ये फोटो लगा, पृष्ठभाग में देवता की, किसी भी देवता की फोटो लगवा के वो साबित करना चाह रहा था कि मैं ही देवता हूँ। यहाँ की देवता की उपाधि भी उसने लगा दी अपने नाम के आगे। ये कहाँ हुआ? कनिष्क के काल में, कुषाण शासक के दौरान। अब जो समुद्रगुप्त की हम बात कर रहे थे, तो उसका जो कवि था हरिसेन, उसने ही उसको बढ़ा चढ़ा के बोला। तो उसको जो भारत के इतिहासकार, विदेशी इतिहासकार जिन्होंने आके इसकी बुकों का विवेचना किया, तो उन्होंने इसको प्रमुख रूप से माना नहीं कि ये जो महान विजेता और देवता था, इसको माना नहीं गया लिखित रूप पे, लेकिन ये माना जाता है को समुद्रगुप्त गुप्त काल का सबसे शक्तिशाली और सबसे योग्य शासक था। समुद्रगुप्त की प्रशंसा में उसके दरबारी कवि हरिसेन ने प्रयाग प्रशस्ति में, प्रयाग प्रशस्ति इलाहाबाद में आप जब जाएंगे घूमने संगम मेला के पास, हनुमान मंदिर के पास, तो एक किला है, किला के पास प्रयाग प्रशस्ति, आज भी वहाँ पे लेख है, वो समुद्रगुप्त के समय का लेख लिखा मिलेगा आपको। आप जाइएगा तो ज़रूर उसको पढ़िएगा। तो हरिसेन ने, अब यहाँ पे आते हैं कि समुद्रगुप्त का जो लेखक था हरिसेन, उसने क्या लिखा था? वो लिखा था कि समुद्रगुप्त महान विजेता था, दयालु शासक था, उदारदाता था और देवताओं के समान बताया गया है। किसके समान? देवताओं के समान जो है समुद्रगुप्त को कौन बताया था? हरिसेन ने समुद्रगुप्त को। दक्षिण भारत में चोल, चेर, पांड राज्यों का विकास हुआ। कुषाण शासकों ने स्वयं को देवताओं से जोड़ा और देवपुत्र की उपाधि अपनाई। गुप्त काल में सामंत व्यवस्था विकसित हुई और समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति उनके गौरव का महत्वपूर्ण प्रमाण है। जो भी आज प्रमाण हैं समुद्रगुप्त के, तो प्रयाग प्रशस्ति में आज भी रखे हुए हैं। अब बदलता हुआ देहात, या देखिए बदलता हुआ देहात, ये हिस्ट्री में एक पॉइंट है जहाँ पे राजा का वर्णन है, एक राजा का वर्णन है। इस कहानी में आपको गंततिन्दु जातक, या कि आप पढ़ते होंगे पंचतंत्र की कहानियाँ,
इसमें राजा का वर्णन ऐसा है कि उसके शासनकाल में वो एक बार अपने भेष बदल के, अपना कपड़ा, अपनी सारी चीज़ें बदल के एक गांव में जाता है और उस गांव में ये पता करने जाता है कि हमारे राज्य की स्थिति परिस्थिति कैसी है। तो जब गांव में जाता है तो देखता है कि वहाँ की स्त्रियाँ, महिलाएं, यहाँ तक कि जानवर भी उससे असंतुष्ट थे। वो जब गांव में गया, किसी महिला से पूछा तो उसने बताया कि इस गांव में राजा कोई ध्यान नहीं रखता, राजा का कोई यहाँ कुछ भी कीमत नहीं है कि वो अपने प्रजा कैसी है, प्रजा की देखभाल करे, कैसे करे। रात में डाकुओं का भय रहता है, पानी पीने की व्यवस्था नहीं है, कर इतना ज़्यादा लगा दिया जाता है कि हम जी खा नहीं पा रहे हैं। तो एक तरह से राजा का बहुत विरोध हुआ। ये पंचतंत्र की कहानियों में हमें पढ़ने को मिलता है। तो वहाँ पे बूढ़ी महिला की दया दर्द जो थी वो दिखी, कर जो था उसका दर्द दिखा लोगों में, महिलाओं की स्थिति खराब थी। ये जो है बदलता हुआ देहात जो है चैप्टर, उसके अंदर पंचतंत्र की कहानियाँ इसमें दिया गया है कि जातक कथाओं और पंचतंत्र की जैसी कहानियों में जानने का प्रयास किया गया कि आम लोग द्वारा राजाओं के बारे में क्या सोचते हैं। लोगों की शिकायत थी कि रात में डाकू परेशान करते हैं, दिन में कर वसूलते हैं। राजाओं द्वारा अधिक कर वसूले जाने से वो उनका जीवन यापन नहीं हो पा रहा है। कई लोग इतनी समस्याओं से बचने के लिए, यहाँ तक कि महिलाओं ने ये बोला कि समस्याओं से बचने के लिए लोगों ने गांव तक छोड़ दिए, गांव छोड़ने के बाद जंगल में रहने लगे। इतनी सारी समस्याएं राजा को बताई। कई बार राजा और प्रजा के संबंध इतने अच्छे नहीं थे, जिसका वर्णन ये जातक कथा के अंतर्गत आपको मिलता है, उसकी कहानियों के अंतर्गत मिलता है कि कैसे राजा उस समस्या को सुनने के बाद अपने शासन प्रशासन में व्यवस्था करता है, उसकी जो व्यवस्था थी कैसे उसको मजबूत करता है। फसल उपज बढ़ाने के तरीके। प्राचीन भारत में किसानों ने खेती के उपयोग के लिए लोहे का प्रयोग किया। लोहे का प्रयोग किया, लोहे के द्वारा औजार बनाए, औजार बनाने के बाद हल बनाया, हल बनाने के बाद खेती किया, खेती के बाद अन्न उगाया, अन्न उगाने के बाद चीज़ों को व्यवस्था बनाई गई, गांव में उस राज्य में सबको उपलब्ध कराया गया। लोहे के हल का प्रयोग किया गया उपज बढ़ाने के लिए। सिंचाई की व्यवस्था की गई, कुएं, तालाब, नहर बनाए गए जिससे गांव में पानी की व्यवस्था हो, सिंचित व्यवस्था हो। सिंचित व्यवस्था होगी तभी तो खेती होगी, पानी नहीं होगा तो खेती नहीं होगी, खेती नहीं होगी तो लोग भूखों मरेंगे। ये था उपज बढ़ाने के तरीकों में, दो ऑप्शन इसमें आया था। सिंचाई के साधन राजा के द्वारा ही संभव कराए जाते थे, उसमें सरदार का हिस्सा बहुत ज़्यादा होता था। हालांकि उसको सैलरी नहीं मिलती थी, कोई नियमित कर्मचारी नहीं था, कोई अधिकारी नहीं था, लेकिन वो ये काम करता था। प्राचीन समाज में असमानता क्या थी, इक्वलिटी, जो हम आज बात करते हैं कि इक्वलिटी क्या थी। ये हमारे समाज में या किसी भी समाज में देखा जाए तो असमानता का भेद है। जमींदारों के द्वारा असमानता का व्यवहार किया जाता था, ग्राम प्रधान के द्वारा असमानता का प्रदान किया जाता था। क्योंकि जनता जो है, जनता तो सीमित साधन है उसके पास, तो जमींदारों के द्वारा जब ज़्यादा कर का वसूल किया जाएगा, उनको ज़्यादा परेशान किया जाएगा, सीमित साधन होने के बाद असीमित जब उनसे मांग की जाएगी तो कहीं ना कहीं अनुपलब्धि तो होगी, असमानता तो होगी, असमानता होगी तो समस्या तो आएगी। इस वजह से इनके पास बहुत अधिक भूमि तो होती नहीं थी और जमींदारों के पास ज़्यादा भूमि होने के कारण और छोटे लोगों को ज़्यादा दबाव दिया जाता था कि आप कर इनसे लीजिए ज़्यादा, क्योंकि बड़े लोग हैं तो बड़े लोगों की समस्या। तो जमींदारों के पास बहुत अधिक भूमि होती थी, गांव के प्रभावशाली लोग होते थे। छोटे किसान के पास कम भूमि होती थी, स्वयं खेती करते थे। भूमिहीन मजदूर, इनके पास अपनी ज़मीन नहीं होती थी तो दूसरे खेतों में मजदूरी करते थे। ग्राम प्रधान गाँव का मुखिया होता था। भाई जो सरपंच होता है आज के समय पे, उसका पद अक्सर वंशानुगत होता था। वंशानुगत यानी कि आप समझते होंगे, वंशानुगत होता है जैसे मान लीजिए कोई पिता हुआ, पिता का पुत्र हुआ, फिर पितृ हुआ। वंशानुगत एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफ़र हो जाना ही वंशानुगत होता है। गृहपति या गृह का स्वामी, घर का मुखिया। गृहपति जो है परिवार का मुखिया होता था, उसकी जिम्मेदारियां होती थी कि परिवार का संचालन करना, भूमि, पशु और संपत्ति का मालिक होना,
परिवार के सदस्यों, नौकरों, दासों पर अधिकार रखता था और कभी कभी बड़े व्यवहार और व्यापार भी वो करता था आसपास के गांव में, नगरों में, ग्रामीण समाज में। छोटे गांव का जीवन, हर्षचरित जो है, ये घटना बहुत बड़ी है हर्षचरित बाणभट्ट की, जो इसको हम अभी समय नहीं है इसमें बताने के लिए, क्योंकि घटना बड़ी है। हर्ष जो थे एक शासक थे, वो बहुत बड़े दानी थे। अगर इतिहास की बात की जाए तो, दानवीर की बात की जाए तो, हम महाभारत में कर्ण की तुलना करते हैं, तो इतिहास में अगर दानवीर की बात की जाए तो हर्ष का नाम सबसे पहले आता है। तो हर्षचरित जो है, हर्ष की चरित्र की जो रचना थी वो बाणभट्ट, हर्ष के शासनकाल में एक लेखक हुआ बाणभट्ट। उसने किसका निर्माण किया? हर्ष चरित्र का। हर्ष का निर्माण अक्सर प्रयाग प्रशस्ति से लिया जाता है कि जब भी इलाहाबाद में कुंभ का मेला लगता था तो हर्ष जो आता था तो हर कुंभ के मेले में वो दान करता था। हर 12 वर्ष, हर कुंभ, महाकुंभ में 6 वर्ष में आके वहाँ दान करते थे। ये हर्ष के बारे में घटना है। उनकी स्टोरी बहुत बड़ी है, कभी मौका मिलेगा तो हम आपको बताएंगे। हर्ष चरित्र में एक गाँव का वर्णन मिलता है जिसमें वो खेती करते हैं, जंगल में शहद, लकड़ी और घास उगाते हैं और महिलाएं इन वस्तुओं को दूसरे गांव में बेचती हैं। हर्षचरित बुक नाम पे ये लिया गया है कि गांव का वर्णन मिलता है, उसमें गांव के लोग होते हैं, खेती करते हैं, जंगल से शहद, लकड़ी, फल और घास लाते हैं, महिलाएं इन वस्तुओं को उपज करके बेचती हैं। कुछ लोग पशुपालन और वन उत्पादों पर निर्भर रहते हैं। उपज बढ़ाने के लोहे का फल, जैसे आपको अभी पिछले बार बताया, धन की रोपाई, सिंचाई। ग्रामीण समाज के अंतर्गत जो थे जमींदार, छोटे किसान, मजदूर, ग्राम प्रधान, गृहपति, परिवार संपत्ति का मुखिया होता है। भूमिदान, देखिए पहले दान होता था तो राजा जो है दान करते थे भूमि का। किसका? भूमि का दान। तो पहले उस समय पे राजाओं के द्वारा भूमि का दान किया जाता था। एक महिला का वर्णन होता है इतिहास में, प्रजापति गुप्त। ये चंद्रगुप्त जो थे, उनके चंद्रगुप्त द्वितीय के बेटे थे। उनके बेटे जो चंद्रगुप्त गुप्त के पौत्र थे वो थे अशोक। अशोक के 5वें नंबर पे जो शासक आए चंद्रगुप्त द्वितीय, उनकी बेटी थी प्रजापति गुप्त। उन्होंने इतिहास में अगर संपत्ति की बात की जाए तो किसी महिला के पास संपत्ति रही नहीं, किसी महिला के पास अंश भूमि का दान नहीं था, लेकिन प्रजापति गुप्त ही एक ऐसी शासक थी जिनके पास जमीन या कि उसकी हिस्सा था जो उन्होंने दान में दिया था। इसका वर्णन भी इतिहास में मिलता है। तो भूमिदान ब्राह्मणों और धार्मिक संस्थानों को भूमिदान में दी जाती थी। प्रभावती गुप्ता जो है स्वामिनी थी। भूमि कारण कृषि विस्तार, राजनीतिक समर्थन प्राप्त करना है। प्राचीन भारत में नई कृषि तकनीकों और उत्पादन बढ़ा, लेकिन समाज में आर्थिक असमानता भी बढ़ी। इस कारण से लोगों में विरोध भी हुआ। भाई जमींदार हुए, बड़े किसान हुए, छोटे किसान तो दब गए, जमींदार हुए तो छोटे लोगों को दबा दिए, प्रधान हुए वो भी छोटे लोगों को दबा दिए। जाति विरोधी व्यवस्थाएं नहीं थी, लेकिन असमानता थी। चूँकि बधुआ मजदूरी तो थी उस समय पे, लोगों को जिनके पास ज़मीनें नहीं थी, कोई भी चीज़ नहीं थी, तो दूसरे के यहाँ करते थे काम, जिससे ग्रामीण समाज और राजनीति में दोनों को प्रभावित किया। सीधी सी बात है कि हमारे समाज में जब समानता का अधिकार नहीं मिलेगा तो गांव प्रभावित होगा, लोग प्रभावित होंगे, हमारा समाज प्रभावित होगा। जब समाज प्रभावित होगा, देश प्रभावित होगा। इस वजह से शासन प्रशासन चलने में बाद में दिक्कतें आई। मौर्य समाज के बारे में एक घटना है कि वो केवल 150 वर्ष तक ही शासन किया। वो मौर्य शासन के दौरान बहुत सी घटनाएँ हुई जिसकी वजह से केवल 150 वर्ष तक शासन किया और बहुत ही अच्छा उसका काल था। और जो हम यहाँ आपने गुप्त काल पढ़ा, गुप्त काल में स्वर्ण युग माना जाता है। किसका स्वर्ण युग? शिल्पकला का स्वर्ण युग गुप्त काल को माना जाता है, जो आगे चल के और हम विस्तार से पढ़ेंगे। इसमें कुछ क्वेश्चन भी हैं, अभी आगे चल के हम उसको लगाएंगे उदाहरण के जरिए और उसको अच्छे से समझेंगे। आप लोग इस पर कुछ एग्जाम्पल समझिएगा।